जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे JSTL के बारे में कि JSTL क्या होता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि JSTL को हम क्यों यूज़ करते हैं। मतलब ये कि हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी जिसकी वजह से हमने JSTL को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास HTML की फाइल है, बट जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक सर्वलेट। न्यू में जाएंगे और यहाँ से हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्वलेट का नाम सेट कर देते हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ कंट्रोलर। ओके, और इसे कर देते हैं फिनिश। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इस सीरीज़ के अंदर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे एक सर्वलेट क्रिएट किया जाता है। आई होप अगर आप ये जो हमारी सीरीज़ है इसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे सर्वलेट के बारे में। अब फिलहाल हमारे पास एक सिंपल सी क्लास है। अगर हमने इसे सर्वलेट में चेंज करना है तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो हम इसे कर लेते हैं एक्सटेंड। कहाँ से एक्सटेंड करेंगे? HTTP सर्वलेट। ओके, इस तरह से। और इसे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो हावर करें, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हमारी जो क्लास है अब ये चेंज हो चुकी है सर्वलेट में। इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। ओके, जो कि होगा प्रोटेक्टेड और void नाम है इसका सर्विस। सर्विस मेथड के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, एक होगा रिक्वेस्ट का और एक होगा रिस्पॉन्स का। तो हम यूज़ करेंगे HTTP सर्वलेट। पहला है रिक्वेस्ट, इसका नाम भी हम सेट कर देते हैं रिक्वेस्ट। ओके, कॉमा। उसके बाद हमें एक और चाहिए जो कि होगा रिस्पॉन्स का। तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, इस तरह से। और इसका नाम भी रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं। चलें जी, और ये इसकी बॉडी। अब यहाँ पर इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, ये मेथड हमारा क्रिएट हो चुका। अब बात करते हैं कि हम क्यों JSTL की तरफ गए। देखें, हमारे पास यहाँ से है index.html फाइल। तो एक्शन में मैं सेट कर देता हूँ कंट्रोलर कि यहाँ से कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, यूज़र प्रेस करता है सबमिट को, तो ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए कंट्रोलर के पास। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में और इसमें थोड़ा इस तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर को यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है, ये index.html फाइल है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इस कंट्रोलर के पास। तो यहाँ पर हम इसे गेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं XML फाइल का यूज़ नहीं कर रहा, मैं एनोटेशन का यूज़ करूँगा। हम बात कर चुके हैं कि एनोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम @ का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद वेब और फिर सर्वलेट। और उसके बाद हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर नाम की, कंट्रोलर, तो उसे ये हैंडल करेगा। ओके, और यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ। अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ, ओके, और ये जो हमारे पैकेजेस हैं इससे ऊपर जाके मैं इसे यूज़ करूँ तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अब हो सकता है आप कभी ऊपर जाके इसे मेंशन करना स्टार्ट कर दें और आपको एरर शो हो और आप कंफ्यूज हो जाए, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तो आपने जब भी ये यूज़ करना है आपने यहाँ पे आके यूज़ करना है। इसे दोबारा से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट कंट्रोलर नाम की आएगी ना उसे ये सर्वलेट हैंडल करेगा। ओके, और इस सर्वलेट से मैं क्या करता हूँ, मैं इस JSP को कॉल करता हूँ, ठीक है। ये हमारा JSP है जो कि हमने पिछली क्लास में यूज़ किया था। अब यहाँ से मैं एक वेरिएबल में वैल्यू पैक करूँगा और वो वेरिएबल की वैल्यू मैं सेंड करूँगा JSP को। कैसे? सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का। ओके, और इसे मैं नाम दे देता हूँ नेम, और इसमें हम नेम सेट कर देते हैं अपने चैनल का, हम और कोड, इस तरह से। और इसी नाम को मैं सेंड करूँगा JSP के पास। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। उसके लिए सबसे पहले हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया। तो रिक्वेस्ट डॉट, सबसे पहले हम सेट करेंगे एट्रीब्यूट को। यहाँ पर हम पहले देंगे की वैल्यू। ओके, तो ये की वैल्यू है, इसी को यूज़ करते हुए हम JSP में वैल्यूज़ को गेट करेंगे। और यहाँ पर वेरिएबल मैंने पास कर दिया जिसमें मैंने वैल्यू को स्टोर किया। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ओके, तो यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर।
इसे नाम दे देते हैं RQ और यहाँ पर दोबारा से हम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि किस जेएसपी को हम कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से कॉल करूँगा java.jsp को, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। ये रही java.jsp। ओके, इतना काम हो गया। इसे टर्मिनेट कर देते हैं और इसे यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट। ये हमने इसे भी इंपोर्ट कर लिया। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड कर देना है इसी रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हुए। तो RQ ये हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर है। उसके बाद डॉट फॉरवर्ड का हम यूज़ करेंगे और इसमें से हम रिक्वेस्ट को भी सेंड कर देंगे और साथ में रिस्पॉन्स को भी। और इसे हम यहाँ से ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखें थ्रो एक्सेप्शन, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई यहाँ से। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही index.html से कोई भी सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट आएगी इस कंट्रोलर के पास और यहाँ से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और वो वेरिएबल हम सेंड करना चाह रहे हैं किसके पास, java.jsp के पास। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आ भी रही है JSP के पास या नहीं आ रही। ओके, तो एक काम करते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, इस फाइल को भी और इस फाइल को भी, और एक बार अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए जी, वेट करते हैं। ओके, इसके बाद हमने राइट क्लिक करना है, उसके बाद रन ऑन सर्वर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कोड है। ओके, इस पर आपने फोकस नहीं करना, ये वही है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। यहाँ से अगर कोई सबमिट करता है तो क्या हो रहा है, हमारे पास सबमिट करते ही हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है जावा के पास। ओके, इट मीन्स रिक्वेस्ट जो है वो हमारी ठीक है, मतलब ये कि हमारा जो कंट्रोलर है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर जो हमने वेरिएबल की वैल्यू को पास किया वो हम कैसे JSP में गेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्क्रिप्टलीड टैग का यूज़ करना होगा। राइट, तो यहीं पर है, मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और ये है अब हमारा एक स्क्रिप्टलीड टैग। अब इसके अंदर अगर मैंने वो वैल्यू को गेट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसे नाम दे देते हैं name1 फॉर एग्जाम्पल, या फिर नेम ही सेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट, उसमें से हम गेट कर लेंगे अपने एट्रीब्यूट को। ओके, और कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, हमने एक की वैल्यू सेट की थी विच इज़ के, उसी को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ के और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। बट यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है और जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल एक स्ट्रिंग है। तो हम क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए जी, इतना काम हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट गेट कर लिया, हमने वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर लिया। अब हमने इसे आउटपुट में शो कराना है, तो कैसे करेंगे, हम आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉट प्रिंट और फिर हमारे पास जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं नेम की वो हम यहाँ पर शो करा देंगे और उसे कर देंगे टर्मिनेट। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं, दोबारा से वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू भी शो हो रही है, हम और कोड, मतलब ये कि इस कंट्रोलर से जो वैल्यू हमने सेंड की, ये इस कंट्रोलर से वो वैल्यू हम इस JSP के अंदर रिसीव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों हम JSTL की तरफ गए। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को सर्वलेट से गेट करने के लिए सबसे पहले मैंने स्क्रिप्टलीड टैग का यूज़ किया, उसके बाद हमने जावा की कोडिंग की, तब जाके एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को हम गेट कर पाए। ओके, अब क्या होता है, जब भी आप कंपनी में काम करते हो तो उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अब एक प्रोजेक्ट को एक सिंगल डेवलपर डेवलप नहीं कर रहा होता, उसके अंदर पूरी टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड के लिए एक अलग से बंदा होगा, बैक एंड के लिए कोई और होगा, डेटाबेस के लिए कोई और होगा। अब फ्रंट एंड वाले जितने भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अगर HTML लिख रहे हैं तो उनकी आदत होती है, वो फेमिलियर होते हैं टैग्स के साथ, जैसे H1 टैग होगा, पैराग्राफ टैग हो गया, डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो अगर उनके सामने इस तरह से HTML फाइल के अंदर जावा का कोड आ जाए तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि उनके लिए जावा एक न्यू लैंग्वेज है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके साथ साथ आपका जो पेज है वो भी बहुत देर से लोड होगा, क्योंकि उसके अंदर HTML का कोड भी होगा और फिर उसके अंदर हमारे पास जावा का कोड भी होगा, फिर HTML का कोड, फिर जावा का कोड, तो उस पेज को लोड होने में भी वक्त लगेगा।
तो हमारी कोशिश क्या होती है एज अ डेवलपर, हमारी कोशिश ये होती है कि HTML के अंदर हम जावा लैंग्वेज का कम से कम यूज़ करें, मतलब जावा का कोड जितना भी मिनिमाइज हम कर सकते हैं उतना कर लें। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावा के कोड को टैग्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे H1 टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, बिल्कुल वैसे ही टैग्स की फॉर्म में हम जावा का कोड लिखेंगे। और जब आप टैग्स की फॉर्म में जावा का कोड लिखते हो तो वहां पर हम यूज करते हैं JSTL का। ओके, इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन लैंग्वेज का भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिंपल डॉलर साइन का यूज़ करूँ, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँ, और इसके अंदर मैं वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, इसके अंदर ये जो हमारे पास नेम की वैल्यू है जो कि भेज रहे हैं हम कंट्रोलर से JSP के पास, तो इसकी जो की वैल्यू है वो है के। अब यहाँ पर मैं सिंपल के लिख देता हूँ। ओके, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से टर्मिनेट। ओके, तो यहाँ पर की को हमने मेंशन कर दिया। अब इस पीस ऑफ कोड को हम सेव करते हैं, वापस जाते हैं और इसे हम करते हैं रिफ्रेश, सबमिट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हम और कोड, और फिर दोबारा से हम और कोड भी शो हो रहा है। मतलब ये जो सेकंड वाला है हमारे पास, ये इसकी वजह से आ रहा है। ओके, अगर आप इस पीस ऑफ कोड को रिमूव भी करते हैं और इसे सेव करें, दोबारा से वापस जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करें, फिर भी हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू शो हो रही है जो कि सर्वलेट से आ रही है JSP के पास। मतलब ये कि इस तरह से आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बच सकते हैं एक जावा का कोड लिखने से। लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे टैग्स को, जो कि JSTL टैग्स हैं। अब बात करते हैं टैग्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखें JSTL का जो फुल फॉर्म है वो है JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ये टैग्स की एक लाइब्रेरी है पूरी, जो कि आपको हेल्प करती है कि आप जावा का कोड टैग्स की फॉर्म में लिख सकें। अब इसके एडवांटेजेस देखें, सबसे पहला है फास्ट डेवलपमेंट। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ रहा था, तो इतना सारा कोड लिखने से हम बच जाते हैं। उसके बाद है कोड रीयूजेबिलिटी, आपने एक बार टैग्स बना दिए, अब उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस पे। उसके बाद देखें नो नीड टू यूज़ स्क्रिप्टलेट टैग। अभी आपने देखा कि मैंने जावा का कोड लिखने के लिए JSP के अंदर स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ किया, तो जब हम JSTL को यूज़ करेंगे तो हम स्क्रिप्टलेट टैग को हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे, उसे यूज़ करने से हम बच जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो नंबर 1 पे हमारे पास है कोड टैग्स। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे टैग्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम वेरिएबल सपोर्ट कर सकते हैं, URL मैनेजमेंट कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, और इन सबको हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे एक एक करके। सेकंड हमारे पास है फंक्शन टैग्स। इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, जैसे किसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। ओके, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग टैग्स, कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में शो होगा। उसके बाद हमारे पास है XML टैग्स। इसको यूज़ करके आप XML फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो, XML फाइल को क्रिएट कर सकते हो टैग्स की फॉर्म में। और लास्ट में हमारे पास है SQL टैग्स, जिसकी हेल्प से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जितना भी जावा का कोड होगा वो सारा टैग्स की फॉर्म में होगा। तो एक एक करके इनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोर टैग्स के बारे में, और जितने भी इसके अंदर हमें टैग्स प्रोवाइड होते हैं एक एक करके सबकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।